नमस्कार साथियों और बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल ललित गोयल क्लासेस में स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मेजर और माइनर समाजशास्त्र विषय के पेपर इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये इस पेपर का मेरा यूनिट फर्स्ट का सेकंड वीडियो है और ये जो वीडियो है ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस के लिए है और साथ ही साथ बीए के बच्चों के अलावा जहाँ कहीं भी सोशलॉजी के पेपर्स होते हों सभी के लिए ये वीडियो समान रूप से उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट की 5 टॉपिक मैंने जो है अपने पार्ट ए वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम 6 से लेकर 10 जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 6 जो सिलेबस का टॉपिक है यूनिट 1 का वो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशलॉजी। विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषयों से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अधिकांश समाजशास्त्री निम्न बातों को इसमें सम्मिलित करते हैं: सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तनों। विषय वस्तु का मतलब क्या है? विषय वस्तु का मतलब सब्जेक्ट मैटर का मतलब कि इस विषय का या इस सब्जेक्ट का मैटर क्या है, किस चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ को इसमें पढ़ा जाता है, किन बातों का इसमें रिसर्च की जाती है या किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो जिन चीज़ों को इसमें शामिल किया है अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग बातें करते हैं, बातें बताई गई हैं, लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री निम्न 4 चीज़ों को इसमें सम्मिलित करते हैं। इसमें पहली सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, दूसरी सामाजिक संस्थाएं, तीसरा सामाजिक नियंत्रण और चौथा सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक प्रक्रियाओं का मतलब जैसे सहयोग है, संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, व्यवस्थापन है, आत्मसातकरण है आदि प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक संस्था जैसे विवाह संस्था है और भी बहुत सारी संस्थाएं। सामाजिक नियंत्रण जैसे औपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण होता है, तो ये इसमें सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक परिवर्तन, किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन होता है, रेखीय होता है, चक्रीय होता है आदि, जिस भी तरीके से सामाजिक परिवर्तन, उन सब चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है अधिकांश समाजशास्त्रियों द्वारा। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में दुर्खीम कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य के अध्ययन पर विशेष जोर देना चाहिए। देखिए, सामाजिक तथ्य जो है दुर्खीम के अध्ययन का मुख्य विषय है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा ही दुर्खीम के द्वारा दी गई है। तो वो बताते हैं कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वो क्या है, सामाजिक तथ्य है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु निम्न है। 3 चीज़ों को इसमें उसने शामिल किया है, इन्होंने शामिल किया है। पहला है सामाजिक स्वरूप शास्त्र या रचना शास्त्र, दूसरा सामाजिक शरीर शास्त्र, तीसरा सामान्य समाज शास्त्र। पहला स्वरूप शास्त्र या रचना शास्त्र, दूसरा शरीर शास्त्र, तीसरा सामान्य समाज शास्त्र। और सामान्य समाज शास्त्र को दुर्खीम समाज शास्त्र का दार्शनिक अंग भी मानते हैं। इसी तरीके से र्यूटर एवं हार्ट है, वह समाज शास्त्र की विषय वस्तु में 3 बातों को सम्मिलित करते हैं। सामाजिक विरासत यानी समाज की जो विरासत है उसी को सामाजिक विरासत कहा है, उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। नंबर 2 है व्यक्तित्व एवं उसका विकास, यानी समाज में जो व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व का कैसे विकास होता है और क्या उनका व्यक्तित्व है उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु है र्यूटर के अनुसार। और नंबर 3 सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया, सहयोग, संघर्ष, ये सब सामाजिक प्रक्रियाएं हैं आदि, इनका भी अध्ययन हमें करना चाहिए। ये र्यूटर एवं हार्ट के अनुसार है। तो देखिए, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे मान लीजिए र्यूटर पूछ लिया जाता है, र्यूटर एवं हार्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक विषय वस्तु समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? पहला ऑप्शन दे दिया सामाजिक विरासत, दूसरा ऑप्शन दे दिया व्यक्तित्व एवं उसका विकास, तीसरा ऑप्शन दे दिया सामाजिक प्रक्रिया, चौथा ऑप्शन दे दिया
सामाजिक शरीर शास्त्र। तो आप क्या लगाएंगे, सामाजिक शरीर शास्त्र। इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि सामाजिक विरासत किसके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, तो क्या लगाएंगे, रूटर एवं हार्ट। या पूछ लिया व्यक्तित्व एवं उसका विकास किसके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, तो क्या लगाएंगे, रूटर एवं हार्ट। ऐसे ही दुर्खीम पर भी पूछा जाता है, सामाजिक तथ्य को समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसने कहा, दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, काम्ट। तो क्या लगाएंगे, दुर्खीम। इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में कितनी बातों को सम्मिलित किया गया, 2, 3, 4 या 5। तो क्या लगाएंगे, 3। या पूछा जा सकता है प्रश्न कि दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग क्या है। तो पहला ऑप्शन दे दिया सामाजिक शरीर शास्त्र, दूसरा दे दिया सामाजिक स्वरूप शास्त्र, तीसरा दे दिया सामाजिक रचना शास्त्र, चौथा दे दिया सामान्य समाजशास्त्र। तो हम लगाएंगे सामान्य समाजशास्त्र दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग है। तो इसी तरीके से ये इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको अच्छे से तैयार करिए। ऐसे ही कार्ल मानहीन है, उन्होंने भी 3 बातों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। पहला व्यवस्थित यानी व्यवस्था से है, व्यवस्थित का मतलब व्यवस्था से, यानी समाज की जो व्यवस्था है उसको ये बोल रहे हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। दूसरा सामान्य समाजशास्त्र का मतलब समाज में जो सामान्य घटना है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है, वो सामाजिक घटना कार्ल मानहीन के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तीसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र, यानी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन जिस समाजशास्त्र में किया जाता है उसको ऐतिहासिक समाजशास्त्र कहते हैं, और उसका अध्ययन भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र में 2 चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, पहला तुलनात्मक समाजशास्त्र, दूसरा सामाजिक गत्यात्मकता। इस सामाजिक गत्यात्मकता से मतलब सामाजिक गतिशीलता से है, यानी समाज में किस तरह की गतिशीलता होती है उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। तुलनात्मक समाजशास्त्र 2 समाजों की जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर तुलनात्मक समाजशास्त्र होता है। तो इस तरीके से 3 उन्होंने बताई है, लेकिन तीसरे को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। इसी तरीके से एलेक्स सिंकल, इनकी पुस्तक का नाम व्हाट इज सोशियोलॉजी है, इसमें उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाज है, संस्था है और सामाजिक संबंध है। ठीक है। तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रूप से भी और डिस्क्रिप्टिव रूप से भी। जैसे पूछ लिया था क्वेश्चन कि भाई संस्था को किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया है, तो क्या बताएंगे, एलेक्स सिंकल्स। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, एलेक्स सिंकल्स। या एलेक्स सिंकल्स ने कितनी चीज़ों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित किया है, 2, 3, 4, 5। तो किस लगाए, 3 पर। ठीक। तो कार्ल मानहीन, एलेक्स सिंकल, दुर्खीम्स, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के लिए। अब सिलेबस का यूनिट 1 का 7 टॉपिक है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, यानी सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में आपस में क्या संबंध है। समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या है, समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। जबकि सामान्य बोध क्या है, सामान्य बोध अपने समाज के बारे में सामान्य लोगों की जो जानकारी या धारणाएं होती हैं वह व्यक्तियों का केवल एक सामान्य बोध होता है। यानी समाज के बारे में जो लोग होते हैं समाज के, उनकी जो जानकारी या जिसको कहेंगे धारणाएं होती हैं वही सामान्य बोध होता है। और समाजशास्त्र क्या है, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन। एक तरफ व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है और दूसरी तरफ सामान्य जानकारी या धारणाएं हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये बताया गया, उदाहरण के लिए गांव के लोगों की ये आम धारणा होती है कि नगर के लोग बहुत स्वार्थी और चालाक होते हैं। दूसरी ओर नगर के लोग ग्रामीणों को बहुत सरल और एक दूसरे की सहायता करने वाले लोगों के रूप में देखते हैं। इसी तरह एक सामान्य धारणा यह है कि निर्धन व्यक्ति अधिक अंधविश्वासी होते हैं, जबकि संपन्न लोगों के प्रति आम धारणा यह है कि उनके व्यवहार अधिक तार्किक होते हैं। ठीक है। तो ये धारणाएं हैं। धारणा क्या है,
गांव के लोग सीधे होते हैं, सरल होते हैं, हेल्पिंग नेचर होती है, जबकि नगर के लोगों की प्रति जो धारणा होती है वो अलग होती है। गांव के लोगों की वो सोचते हैं कि ये अधिक स्वार्थी होते हैं और चालाक होते हैं। ये धारणा है, ये समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं है। ठीक है। इसी तरह एक और धारणा है कि निर्धन व्यक्ति अधिक अंधविश्वासी होते हैं और संपन्न व्यक्ति अधिक तार्किक होते हैं। यह भी एक धारणा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये दिखाया गया है कि जो सामान्य बोध या सामान्य जानकारी या धारणा होती है उसका समाजशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर सामान्य बोध या सामान्य जानकारी, सामान्य धारणा है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन समाजशास्त्र में वो तब शामिल की जाएगी जब उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा जाएगा। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा गया और अच्छे तरीके से उसका अध्ययन करके जाना गया सही है, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसका समाजशास्त्र में कोई महत्व नहीं है। ठीक है। अगला इसमें दिया, यदि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह की धारणाओं का सच होना हमेशा जरूरी नहीं होता। वास्तविकता यह है कि अपने सामान्य जीवन में हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, साधारणतया उन्हीं के व्यक्तिगत अनुभवों या कुछ कही सुनी बातों पर आधार पर हमारे मन में तरह तरह की धारणाएं बन जाती हैं। कहने का मतलब ये जो बता रहे हैं कि जो धारणाएं होती हैं वो जरूरी नहीं सच होती हैं और उसको मानकर हम समाजशास्त्र में उसको शामिल करने, ये नहीं होता है, क्योंकि ये धारणाएं होती है जनरली कही सुनी बातें होती हैं, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। अगली बात कही है इस बारे में, समाजशास्त्र पर आधारित ज्ञान के आधार पर सामान्य बोध से संबंधित कुछ मान्यताएं या धारणाएं सही भी हो सकती हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययन के द्वारा उन्हें तभी स्वीकार किया जाता है जब वे यथार्थ अनुभव और तर्क पर आधारित हों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो धारणाएं या मान्यताएं या जानकारी होती हैं वो तभी स्वीकारी जाती हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन के द्वारा जब वे तर्क के आधार पर या यथार्थ अनुभव के आधार पर होती हैं। अगर नहीं है, यानी उसका कोई बेस नहीं है, कोई उसका तार्किक दृष्टिकोण से सही उसका मूल नहीं दिखाई देता है या उसकी उत्पत्ति नहीं नजर आती है, तो ऐसी धारणा को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। यही समाजशास्त्र और सामान्य बोध में संबंध है। इस पर ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते। अगर आता भी है तो पूछ लिया जाता है धारणाओं या मान्यताओं या जिसको कहेंगे जानकारी जो है समाजशास्त्र में किस दृष्टि से सही मानी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन दे दिया, पहला अनुभव और तर्क के आधार पर, दूसरा दे दिया सामाजिक दृष्टि के आधार पर, तीसरा क्वेश्चन, तो उसमें अनुभव और तर्क के आधार पर हम आप आंसर लगाएंगे। अब अगला टॉपिक है समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, यानी सोशियोलॉजी एज ए साइंस, यानी समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। इसमें इस टॉपिक को, इस बात को देखा जाएगा कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है या नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। विज्ञान है या नहीं है ये कैसे निर्धारित किया, निर्धारित कैसे करें? जब विज्ञान की जो विशेषताएं अगर इस सब्जेक्ट में है तो हम कह देंगे ये विज्ञान है, ये साइंस है, इट इज ए साइंस। अगर विज्ञान की विशेषता नहीं पाई जाती तो ये विज्ञान नहीं है। ठीक है। तो विज्ञान की विशेषताएं क्या है, ये 8-9 विज्ञान की विशेषताएं, और ये सभी विशेषताएं समाजशास्त्र विषय में शामिल की जाती हैं या होती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। पहली विशेषता क्या है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग। कोई भी विषय विज्ञान है या नहीं है ये कैसे परखा जाएगा? अगर उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग अगर हो रहा है तो हम कह देंगे वो एक विज्ञान है, और अगर उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं हो रहा है, सामान्य विधियों का प्रयोग हो रहा है, तो वो विज्ञान नहीं होगा। अब चूंकि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है इसीलिए यह क्या है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। दूसरी जो विज्ञान की विशेषता है वो अवलोकन है। अवलोकन द्वारा तथ्यों का प्रयोग, यानी जो भी विधि इसमें समाजशास्त्र में अध्ययन में प्रयोग की जाती है उसमें अवलोकन भी एक विधि है, और उसके द्वारा डाटा का कलेक्शन किया जाता है, तथ्यों का प्रयोग
किया जाता है। इसीलिए और अवलोकन एक साइंटिफिक विशेषता है, इसीलिए ये समाजशास्त्र में प्रयोग की जाती है। इसीलिए समाजशास्त्र यहाँ पर प्रूव होता है कि यह भी एक विज्ञान है। तीसरी जो विशेषता विज्ञान की है वो तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, यानी जो भी अनुसंधान के लिए फैक्ट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं उसमें उनका वर्गीकरण विश्लेषण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अगर किया जा रहा है तो विज्ञान है। तो समाजशास्त्र में क्या होता है, रिसर्च के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसका वर्गीकरण भी होता है और उसका विश्लेषण भी किया जाता है। ठीक है। चौथी विशेषता है क्या है का अध्ययन, यानी अगर सब्जेक्ट में हम क्या है का अध्ययन कर रहे हैं तो कह सकते हैं वो विज्ञान है। तो समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए यह भी एक विज्ञान है। फिफ्थ जो विशेषता है वो कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। तो समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या, कोई घटना घटी तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या उसका कारण है, इसका व्याख्या की जाती है, इसीलिए ये भी एक विज्ञान है। सिद्धांतों की इसमें स्थापना की जाती है, सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण किया जाता है। सिद्धांत इसके जो बनते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी हर देश में लागू किए जाते हैं, हर स्थिति में लागू किए जाते हैं, इसीलिए सार्वभौमिक है। और अगली नंबर 9 विशेषता है भविष्यवाणी करने की क्षमता, यानी समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे केमिस्ट्री में बस कि 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन मिलाए तो पानी बनेगा, बनेगा ही बनेगा, ये भविष्यवाणी है। तो इसी तरीके से समाजशास्त्र में भी अगर स्थितियां परिस्थितियां समान हो तो घटनाएं भी समान होंगी, ये इसमें भविष्यवाणी की जाती है। तो ये सभी 9 विशेषताएं विज्ञान को प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं और 9 विशेषताएं, सभी विशेषताएं जो है ये सिद्ध करती हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। जनरली इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि कैसे आप सिद्ध करेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, या सिद्ध करिए समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, या व्याख्या कीजिए समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्रीय अध्ययन में मानविकी उन्मुखन, यानी ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन इन सोशियोलॉजी। देखिए अभी तो यहाँ जो बात चल रही थी वो थी समाजशास्त्र विज्ञान है। अब ये बात चल रही है कि समाजशास्त्र के जो अध्ययन होते हैं उनमें जो मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण होता है उसका प्रयोग किया जाए या ना किया जाए, या किया जाए तो किस लिए किया जाए, या क्या उसकी महत्वता है, यहाँ इसमें हम देखेंगे। तो देखिए इसमें समाजशास्त्रीय अध्ययन के मानविकी उन्मुखन का तात्पर्य सामाजिक घटनाओं का इस तरह अध्ययन करना है जिससे जटिल और परिवर्तनशील मानवीय संबंधों और विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को उनकी पृष्ठभूमि एवं कुछ विशेष अर्थों के संदर्भ में समझा जा सके। यह अध्ययन पूरी तरह वस्तुपरकता पर जोर न देकर अध्ययन की विषयपरकता यानी सब्जेक्टिविटी को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अनुसार समाजशास्त्रियों का मुख्य दायित्व आज के बदलते हुए समाज के छोटे और कमजोर वर्गों के अध्ययन में हमारी रुचि बढ़ सके। ठीक है। यानी जो मानविकी उन्मुखन है वो वस्तुपरकता यानी ऑब्जेक्टिविटी पर जोर न देकर सब्जेक्टिविटी को महत्वपूर्ण मानता है। और ये जो है जटिल और परिवर्तनशील मानवीय संबंध जो है जटिल होते हैं और परिवर्तनशील भी परिवर्तित होते रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को उनकी पृष्ठभूमि एवं कुछ विशेष अर्थों के संदर्भ में समझने पर जोर देता है। और यह जो मानविकी उन्मुखन है, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन है, छोटे और कमजोर वर्गों के अध्ययन में हमारी रुचि बढ़ाने की कोशिश करता है। मानविकी उन्मुखन से प्रभावित विद्वान समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए नैतिक तटस्थता को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जैसा कि इसे वैज्ञानिक उन्मेष से संबंधित लेखकों ने आवश्यक माना है या मान लिया था। ये तटस्थता का मतलब नैतिक मॉरल तटस्थता से है। तो चूंकि ये मॉरल तटस्थता ऑब्जेक्टिविटी ये वैज्ञानिक साइंस या जिसको कहेंगे विज्ञान की विशेषता है, और मानविकीय की विशेषता ये नहीं है, इसीलिए मानविकीय या ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन में
नैतिक तटस्थता को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। सभी समाजशास्त्रीय अध्ययनों की प्रकृति प्राकृतिक अध्ययनों की तरह वैज्ञानिक नहीं हो सकती। सामाजिक घटनाओं का मानविकी परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के समान ही महत्वपूर्ण है। जैसे प्राकृतिक अध्ययन होते हैं, प्राकृतिक अध्ययन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये जो है उनकी जो प्रकृति जिस तरीके की साइंस की होती है, समाजशास्त्र की प्रकृति वैसी नहीं होती। हालांकि जो मानविकी परिप्रेक्ष्य इसमें यूज किया जाता है वह भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होता है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह का विज्ञान नहीं होता है। बात समझ में आ नहीं? यानी समाजशास्त्र में जो ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का यूज हम लोग करते हैं वह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होता है, लेकिन उसकी जो प्रकृति होती है वो प्राकृतिक विज्ञानों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समान नहीं होती। उसकी प्राकृतिक विज्ञानों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग टाइप का होता है, जबकि सामाजिक घटनाओं का जो मानविकी परिप्रेक्ष्य है वह भी वैज्ञानिक होता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग होता है। ठीक है, अब अगला बिंदु देखते हैं। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए जो विभिन्न उपागम विकसित हुए हैं उनमें 4 उपागम अधिक महत्वपूर्ण है। उपागम मतलब परिप्रेक्ष्य से है। पहला, लोक जीवन पद्धति या निर्जाति पद्धति शास्त्र। दूसरा, प्रघटना शास्त्र। तीसरा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। चौथा, आमूलचूल परिवर्तनवाद। तो जो मानविकी परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के लिए उपयोगी बताए गए हैं या जो विकसित हुए हैं वह निम्न 4 हैं: प्रघटना शास्त्र, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, आमूल परिवर्तनवाद, लोक जीवन पद्धति, निर्जाति पद्धति। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग कर सकते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का वो है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। तो इसको 4 अवस्थाओं में देखा गया उद्भव को। तो जिसमें प्रथम अवस्था है कि समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था यूरोप से शुरू हुई, यानी यूरोप से समाजशास्त्र का विकास आरंभ हुआ। प्लूटो, जिसकी पुस्तक का नाम रिपब्लिक है, तथा अरस्तु, जिसकी पुस्तक का नाम एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है, की रचनाएं इस दिशा में प्रमुख प्रयास थे। इनमें समाज जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं घटनाओं का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया गया है। यानी ये बता रहे हैं कि जब ये समाजशास्त्र का उद्भव हो रहा था या समाजशास्त्र के उद्भव के लिए ये दोनों पुस्तकें रिपब्लिक और एथिक्स एंड पॉलिटिक्स भी हैं जिम्मेदार, क्योंकि इनमें जो समाज की समस्याएं या घटनाएं हैं उनका व्यवस्थित रूप से विवरण प्रस्तुत किया गया था। मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति में भारतीय समाज व्यवस्था का और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विवेचन प्रस्तुत किया था। यानी प्रथम अवस्था कैसी है, जिसमें ये घटनाएं महत्वपूर्ण है कि मनु की पुस्तक मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा लिखी गई, उनमें सभी में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विवेचन प्रस्तुत किया गया था। ये प्रथम अवस्था थी समाजशास्त्र की। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, थॉमस एक्विनस तथा दांते की रचनाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस काल के विचारकों के चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इस समय समाज के अध्ययन में कार्य कारण संबंधों पर जोर दिया जाने लगा। प्रथम अवस्था में कार्य कारण संबंधों पर जोर नहीं था, बस क्या घटना घट रही है उसका विवरण प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये द्वितीय अवस्था में क्या हुआ कि कोई भी घटना घट रही है उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, उस चीज को भी वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया गया। पूरी तरीके से नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकता का प्रभाव यहाँ दिखाई दिया जाने लगा, जिसमें ये थॉमस एक्विनस तथा दांते की पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, जिसमें ऐसा देखने को मिलता है। यह समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था है। तृतीय अवस्था की बात करें तो इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना जाता है और इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होने लगा। द्वितीय अवस्था में
वैज्ञानिकता का प्रभाव था, लेकिन पूरी तरीके से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं हो रहा था सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में। लेकिन तृतीय अवस्था में क्या है कि जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हो रहा है उसमें साइंटिफिक मेथड का यूज पूरी तरीके से किया जाने लगा। और इस काल में हॉब्स, लॉक तथा रूसो के द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया। सर थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को समझाने का प्रयत्न किया। और इस काल के विद्वानों का यद्यपि समाजशास्त्र के विकास में काफी योगदान है, परंतु इनके अध्ययनों में एक रूपता एवं विशेषीकरण का अभाव देखा गया। कहने का मतलब तृतीय जो अवस्था थी उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग तो हुआ, लेकिन एक रूपता विशेषीकरण का अभाव इस अवस्था में देखा गया। और महत्वपूर्ण रूप से इसमें हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। और सर थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें इस अवस्था में या इस काल में लिखी गई। चौथी अवस्था या फोर्थ स्टेज में क्या हुआ? इस अवस्था का प्रारंभ अगस्त काम्टे के समय से माना जाता है। यानी जो समाजशास्त्र के जन्मदाता थे अगस्त काम्टे, उनका जो टाइम पीरियड था उसको जो है इस अवस्था का प्रारंभ माना जाता है। यह अवस्था समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है। देखिए, द्वितीय अवस्था में वैज्ञानिकता का प्रभाव था वैज्ञानिक मेथड का, लेकिन नहीं था। तृतीय अवस्था में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था, लेकिन चतुर्थ अवस्था में लिख रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से समाजशास्त्र का विकास हुआ, वो भी वास्तविक रूप से। ठीक है। काम्टे ने सामाजिक भौतिकी नाम दिया समाजशास्त्र को। 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र नाम सामाजिक भौतिकी का बदल कर रखा और इनको समाजशास्त्र का जनक कहा गया। और ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के विकास में सक्रिय योगदान दिया। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, समाजशास्त्र को समाज का है। और 1876 में सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई का कार्य प्रारंभ हुआ। यह फोर्थ अवस्था थी। ठीक है। यानी अगस्त काम्टे जो समाजशास्त्र के जनक थे, उनका जो ड्यूरेशन था, उनका जो काल था, वो चतुर्थ अवस्था समाजशास्त्र की मानी जाती है, जिसमें वास्तविक रूप से इस विषय का विकास हुआ। पहले इसको सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम दिया गया, उसके बाद इसको सोशियोलॉजी नाम दिया गया 1838 में काम्टे के द्वारा, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। और काम्टे के साथ साथ ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर का भी समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान रहा। और अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में 1876 में इस विषय की पढ़ाई शुरू होने लगी। तो ये समाजशास्त्र का उद्भव है और विकास है। अब भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, ये भी देखना जरूरी है। तो भारत में सबसे पहले 1914 में 1914 में मुंबई यूनिवर्सिटी में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है। 1914 मुंबई यूनिवर्सिटी यूजी लेवल पर सबसे पहले वहीं पर समाजशास्त्र पढ़ाना शुरू हुआ। फिर 1919 में मुंबई में ही ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। यानी 1914 में समाजशास्त्र पढ़ाया तो गया स्नातक स्तर पर, लेकिन समाजशास्त्र विभाग नहीं खोला गया था। अलग से डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी नहीं था। ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट खोला 1919 में, और वो भी प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में ये डिपार्टमेंट खोला गया मुंबई यूनिवर्सिटी 1919। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1919 में प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील के प्रयत्न से अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई। यानी 1914 में मुंबई में, 1919 में कोलकाता में। ठीक है। 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता लखनऊ में शुरू हुआ 1921 में, और वो भी किसके साथ? इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और सन 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय और 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की पढ़ाई शुरू हुई। इसी के साथ
1924 में प्रोफेसर गिट्स के स्थान पर डॉक्टर GS घुरिये को मुंबई यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये भारत में देखिए समाजशास्त्र का विकास है 1900। तो भारत में समाजशास्त्र के विकास में जो है ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ, तो हम लगाएंगे मुंबई विश्वविद्यालय। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि मुंबई विश्वविद्यालय में किस सन में जो है समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ, 14 में, 15 में, 1914, 1915, 1916, तो लगाएंगे 1914 में। इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि भाई मुंबई में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कब हुई, 1919 में। किसकी अध्यक्षता में हुई, प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया किसकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, या किसके प्रयासों से समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्षता, या प्रथम समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, किस देश से संबंधित थे, किस देश के समाजशास्त्री थे, तो इसमें लगाएंगे। पूछा जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र को मान्यता कब मिली, 1921 में। या पूछ लिया जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस विषय के विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता मिली। पूछ लिया जाता है प्रोफेसर गिट्स के स्थान पर किसको मुंबई यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, डॉक्टर GS घुरिये। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भारत में समाजशास्त्र का विकास। ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से तो है ही है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इस पर बनता है, बहुत पूछा जाता है। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।